नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न 26 और 27 अप्रैल से। तो बात करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल के मध्य मनाया गया है। तो टीकाकरण यानी कि वैक्सीन को जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में से मनाया जाता है, 24 से 30 अप्रैल के मध्य। अब कब से मनाया जाता है, एक तो विषय आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है, आप याद रखें कि प्रत्येक वर्ष 2012 से विश्व टीकाकरण सप्ताह, या फिर अगर और मैं शुद्धतम रूप लूँ तो विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया जाता है 2012 से। और प्रत्येक वर्ष इसके लिए जो साप्ताहिक आयोजन किया जाता है, इसके लिए एक थीम का चयन किया जाता है। तो इस वर्ष की थीम की अगर मैं बात करूँ तो वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल नाम की थीम इस बार तय की गई है 2020 के लिए। तो आप लोग थीम जरूर याद रखिएगा कि विश्व टीकाकरण सप्ताह की थीम क्या है। तो वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल की एक थीम है जो कि 2020 की है और प्रति वर्ष 2020 से मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वैक्सीन को बारे में लोग जाने और लोगों के रोगों से लड़ने के लिए एक थोड़ा सा क्षमता विकसित हो सके, कि लोगों को डर खत्म हो जाए कि वैक्सीन का क्या काम क्या होता है। सारी चीज़ों को लेकर के जागरूकता फैलाना इनका मेन उद्देश्य रहता है। तो सारी बात आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चीन के पहले मंगल मिशन को तियानवेंग फर्स्ट नाम दिया गया। अब सुनकर के ये लगा कि क्या चाइना ने इससे पहले मिशन नहीं भेजा है, पहला मिशन? तो जी बिल्कुल भेजा है। इससे पहले चाइना ने 2011 में रशिया के साथ मिल करके अपना पहला मिशन भेजा था। लेकिन क्या हुआ, वो स्पेस में जाकर के लॉस्ट हो गया। वो मिशन बाद में फ्लॉप हो गया क्योंकि उनका जो उपग्रह गया वो दोबारा अंतरिक्ष में खो गया, और उसके बाद जब मिला नहीं तो उस पर चीन ने काम करना बंद कर दिया। उसके बाद दोबारा फिर से इसने घोषणा करी है तियानवेंग फर्स्ट नाम से। तियानवेंग फर्स्ट का शुद्ध हिंदी की अगर मैं बात करूं तो इसका अर्थ होता है स्वर्गीय प्रश्न। तियानवेंग का फर्स्ट का नाम स्वर्गीय प्रश्न शुद्ध हिंदी में है। और तियानवेंग नाम से जितनी भी सीरीजें होंगी मंगल के लिए, चाइना इसी नाम से लॉन्च करेगा, 1 2 3 4 करके इस तरीके से। अब इस सारे मिशन की घोषणा की गई 24 अप्रैल को, चाइना द्वारा 24 अप्रैल को घोषणा की गई है। खास वजह है तो चीन 2016 से प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को ही अपना राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्थापना दिवस मनाता है। 2016 से 24 अप्रैल के दिन ही अपना राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्थापना दिवस मनाता है। तो इसीलिए इसने यह दिन तय किया और इसीलिए इसको तियानवेंग को लॉन्च करने की घोषणा करी। अब कुछ बात करें मंगल मिशन के बतौर भारत के, तो भारत ने अपना पहली बार ही मंगल मिशन 2013 में भेजा था, जिसे नाम दिया था मार्स ऑर्बिटल मिशन। तो इसे लॉन्च किया था। और बार बार मैं डिस्कस करता रहता हूँ, अमेरिका की हॉलीवुड निर्देशित फिल्म जो कि ऑस्कर्स ने रिसीव किया, ग्रेविटी, उस फिल्म से भी कम लागत में इसे निर्माण कर दिया गया इस मंगलयान को, और मंगलयान सफल रूप से प्रक्षेपित हुआ और इसरो ने एक कीर्तिमान रचा, क्योंकि चौथा ऐसा देश था भारत जिसने क्या किया था, मंगल ग्रह पर अपना मंगल मिशन भेजा था। जैसे मैं बात करूं तो पहला मिशन था रशिया ने सबसे पहले लॉन्च किया था। उसके बाद बात करते हैं यूएस की, अमेरिका ने। उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने, और चौथा देश हमारा भारत बन गया था जिसने मार्स तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करी थी। ठीक है, तो सारी बात याद रखेंगे हम लोग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को वर्ष 2007 से मनाया जा रहा है। अगर मैं प्रीवियस की बात करूं 2007 से मनाया जा रहा है। और मलेरिया ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है खूब कि मलेरिया किससे फैलता है। तो मलेरिया जो होता है फीमेल यानी मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। दूसरी चीज़, ये मादा काटती है, उसके अलावा एक प्रोटोजोआ स्रावित होता है, उसका नाम है पैरासाइटिक। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, पैरासाइटिक नामक एक प्रोटोजोआ के कारण यह रोग क्या करता है, सबसे पहले लीवर पर प्रभाव डालता है। और लीवर की जितनी भी कह सकता हूँ कि आरबीसी काउंट होता है, आरबीसी को सबसे पहले प्रभावित करता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स को सबसे पहले इम्पैक्ट करता है और उन्हें खत्म करना शुरू कर देता है। जब खत्म करना शुरू हो जाता है तो व्यक्ति का लीवर सबसे पहले कमजोर होता है और इसी तरीके से रोग अपना घर कर देता है। तो ये बात हमें याद रखना है कि मलेरिया किससे फैलता है और कौन सा प्रोटोजोआ के कारण फैलता है, किस पर सबसे पहले प्रभाव डालता है और किसको नष्ट करता है, मलेरिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें याद करनी है। ठीक है, अगला देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर संजय कोठारी जी को नियुक्त किया गया। इफ़ यू रिमेंबर कि इससे पहले जो राष्ट्रपति के सचिव थे, अभी नई नियुक्ति हुई है राष्ट्रपति सचिव के लिए, मैं उससे पहले बात कर ले रहा हूँ। राष्ट्रपति के सचिव के रूप में संजय कोठारी जी काम करते थे। बट अभी मैंने नया करंट अफेयर में क्वेश्चन बताया था कि कपिल
कपिल देव त्रिपाठी जी वर्तमान में नए राष्ट्रपति के सचिव के रूप में काम करने लगे हैं। ठीक है, तो इस ये पद के लिए रिक्त होकर के संजय कोठारी जब रिक्त हो गए तो इन्हें बनाया गया है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर नियुक्त कर दिया गया। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होंगे भारत के संजय कोठारी जी। अब दूसरा प्रश्न ये आया कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का काम क्या होता है। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त भारत में जितने भी सरकारी, जितने भी कह सकते हैं कि नौकरशाह होते हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार की सारी जांचें कौन करता है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का काम पता हो गया क्या है? भ्रष्टाचारी की जांच करना केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का काम होता है। अगर मैं बात करूं इस आयोग की, केंद्रीय सतर्कता आयोग की, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो स्थापना की गई थी वो फरवरी 1964 में की गई थी। ये एक संवैधानिक पीठ है, याद रखें, कॉन्स्टिट्यूशन बेस के अंदर काम करती है। उसके अलावा वर्तमान की अगर मैं बात करूं, इसके लिए भी सप्ताह का आयोजन किया जाता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए अक्टूबर का अंतिम सप्ताह तय किया जाता है। पूरा वीक होता है, केंद्रीय सतर्कता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इस पद की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की। ठीक उसी तरीके से उसके लिए बाकायदा पूरा मंत्रिमंडल की जो समितियां होती हैं वो बैठक करती हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कपिल देव त्रिपाठी जी के ऊपर। नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, बाकी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया है क्या वैश्विक संपदा दिवस? ये तो वैश्विक संपदा का मतलब ये जितने भी पेटेंट होते हैं, कह सकते हैं कि निजीकरण जिसका हो गया संपत्ति के, कॉपीराइट जितने भी होते हैं, जितने भी कॉपीराइट होते हैं, जितने भी ट्रेडमार्क होते हैं, जितने भी डिज़ाइन होते हैं, उनके महत्व के बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाने का काम विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा किया जाता है। और उसी की स्मृति में 26 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। अब मैं बात करूं इसकी कि आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, तो ये यूनाइटेड नेशन की एक शाखा है जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, लेकिन सुचारू रूप से 1970 से संचालित हुआ। लेकिन आपको याद रखिए 1967 याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर अगर मैं बात करूं इस संगठन का, तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, जहां पर WHO जैसे संगठनों का भी हेडक्वार्टर है। याद रखें इस बात को। इसकी थीम की बात करूं, इस वर्ष की थीम वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, या कह सकता हूं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम की बात करूं तो इनोवेशन फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। इनोवेशन फॉर अ ग्रीन फ्यूचर ये इस बार की थीम है। तो हमें ये भी बात याद रखना है कि इस वर्ष की थीम क्या है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण योजनाओं पर बल देने की बात कही गई। तो ऐसी क्या योजना है जिस पर बल दिया गया? एक्चुअली कृषि मंत्री की अगर मैं बात करूं तो हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी ने क्या किया है? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने क्या किया हुआ, जितने भी राज्य मंत्री हैं कृषि के जितने भी राज्य मंत्री हैं राज्यों में, उनके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक मीटिंग बुलाई। और इस मीटिंग में 3 चीज़ों के ऊपर बहुत बल दिया गया। पहली चीज़ मनरेगा, दूसरी चीज़ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के ऊपर बल दिया गया। और तीसरी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के ऊपर चर्चा की गई। तो 3 योजनाएं आपको याद रखना है, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा बल दिया गया। और इसके साथ साथ कहा गया कि इन सारी योजनाओं को लागू करके आप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पर बल दीजिएगा, रोजगार वृद्धि पर बल दीजिएगा। ठीक है, और रोजगार वृद्धि का सबसे बेहतरीन कारण बनता है मनरेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा काम देता है मनरेगा। तो तीनों योजनाएं आपको याद रखनी है। उसके अलावा कुछ डेटा में फैक्ट बात कर लेता हूँ। जैसे कि कृषि मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2020-21 में कुल कृषि के लिए 36,000 करोड़ रुपया जारी किया इन अलग अलग प्रोजेक्ट के तौर पे। लेकिन मनरेगा के लिए स्पेशल 20,200 करोड़ रुपए जारी किए। ये आपको जरूर याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट बिकॉज जो ये पैसा आवंटित किया गया 20,200 करोड़ रुपए, ये स्पेशली मनरेगा का जो प्रीवियस का जो बकाया रह गया था, लोगों के खाते में नहीं पहुंच पाया था, स्पेशली उनके लिए कंडक्ट किया गया ये पैसा। तो 20,200 करोड़ रुपए जो होगा वो मनरेगा के लिए स्पेशल है, जो कि पिछला बकाया पैसा अभी तक जमा नहीं हो पाया लोगों के खाते में, इसके लिए। बाकी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 36,000 करोड़ रुपए जारी कर रखा है तमाम योजनाओं के लिए। तो सारी बात हमें याद रखनी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, नासा के लिए सबसे अधिक समय तक काम करने वाली टेलीस्कोप यानी कि कह सकते हैं दूरबीन हबल स्पेस टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई।
वाई इज इम्पॉर्टेंट हबल टेलीस्कोप? जस्ट बिकॉज इसने बहुत सारे काम किए हैं। अगर मैं उसके कामों की बात करूँ, सबसे पहले जो ब्लैक होल की थ्योरी थी, जो भी कह सकते हैं आदर्श पिंड, हिंदी में बोलें तो आदर्श पिंड, ब्लैक होल की सबसे पहले जो संज्ञा का एक अपवाह कह सकते हैं कि अपवाद थी, नहीं है नहीं है, उसके बारे में सबसे पहले प्रमाण की जो जानकारी दी थी इसी टेलीस्कोप ने दी थी, हबल स्पेस टेलीस्कोप ने। दूसरी चीज, पहली चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये कि कॉस्मिक रीफ, एक इसने दूरबीन ने एक कह सकते हैं कि जैसे कोरल रीफ समुद्र में होता है, उसी तरीके से कॉस्मिक रीफ की खोज की इसने अंतरिक्ष में। अब ये कॉस्मिक रीफ में इसने पाया कि जो बहुत सारी ये कॉस्मिक रीफ जो उसने खोजी, ये कॉस्मिक रीफ कैसी दिखाई देती थी? लाल रंग की। तो उसने देखा कि जो लाल रंग है उसमें ऑक्सीजन उपस्थिति का कारण है और इसी के लिए लाल दिखाई देती है। तो कॉस्मिक रीफ की खोज का भी जो प्रमाण जाता है वो इसीलिए जाता है हबल स्पेस टेलीस्कोप को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिएगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप, पहली बात तो ये पूछा जा सकता है कि किस देश की स्पेस एजेंसी का टेलीस्कोप है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कितने वर्ष पूरे हो गए। थर्ड थिंग, इसके बारे में बताइएगा। तो आप लोग कम से कम फैक्ट दो तो बता ही सकते हैं कि ये फैक्ट हैं। और नासा सभी लोग जानते हैं कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, एस्टेब्लिश इन 1958। भी क्लियर? तो याद रखना इस बात को हमें, ठीक है। अगले देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर 30 जून तक जुटने से बिल्कुल मना कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया है कि 30 जून तक आप जमा नहीं हो सकते, किसी शादी ऐसी जगह पर झुंड नहीं बना सकते। तो सारी चीज़ों को याद रखिएगा, यूपी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। 30 जून तक कोई जुटने से प्रतिबंध लगा दिया है सरकार ने, तो जाहिर सी बात है मानना पड़ेगा उनकी बात को। सीएम हमारे योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, याद रखना। दूसरी चीज़, आनंदीबेन पटेल इज़ अ गवर्नर ऑफ अवर स्टेट, तो इतनी बात भी क्लियर रखना, दोनों चीज़ें याद रखें आप, ठीक है। जो भी चीज़ें फैक्ट होंगी हम बाकी डिस्कस करते रहेंगे। आगे देखते हैं। असम सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना प्रारंभ करी है। धन्वंतरी योजना प्रारंभ करने वाला राज्य असम हुआ। असम की अगर बात करूँ या धन्वंतरी योजना की बात करूँ, जो भी दवाएं 200 रुपये से लेस प्राइस पर होंगी, ठीक है, लेस देन 200 रुपीज़, उनके ऊपर कोई भी टैक्स या भी ऐसा कोई भी पैसा प्रमाण नहीं लिया जाएगा, ऐसे ही दवा दे दी जाएगी उसके लिए, केवल रुपए के लेकर के ही। अन्य अगर 200 प्लस दवाई होती है तो उसके लिए कुछ सरकार टैक्स लेगी, जाहिर सी बात है, घर तक अगर पहुंचाएगी तो कुछ रुपए तो लेगी, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना, धन्वंतरी योजना कहाँ से प्रारंभ करी गई? असम सरकार द्वारा। असम के सीएम जगदीश मुखी और वर्तमान में इसके राज्यपाल सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। वोडाफोन और पेटीएम ने मिलकर के एक नया एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है, उसका नाम है रिचार्ज साथी। ये खासकर दुकानदारों के लिए ज़्यादा कामगार होगा, बाकी आप अगर करेंगे तो कैशबैक जैसी सुविधाएं यहाँ पर बहुत अवेलेबल करेगा ये वोडाफोन, और कैशबैक मिल करके पेटीएम करेगा। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ तो आपको पेटीएम के बारे में संस्थापक याद रखना है, संस्थापक पेटीएम के हैं विजय शेखर शर्मा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आपको सीईओ और अगर मैं एमडी की बात करूं इसके, तो दोनों अलग हैं, सतीश कुमार गुप्ता जी हैं, ठीक है। सतीश कुमार गुप्ता इज सीईओ एंड एमडी, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, या मैं बात करूं, और संस्थापक विजय शेखर शर्मा। सतीश कुमार गुप्ता अलग पद पर हैं, विजय शेखर शर्मा एस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट किया, स्थापक है ये, ठीक है। पेटीएम इज बेसिकली स्टार्टेड इन 2010, 2010 से ये प्रारंभ हुई। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है कि पेटीएम इज़ अ नॉट फर्स्ट कंपनी। पेटीएम बेसिकली प्रीवियस कंपनी का नाम था 197 कम्युनिकेशन, ठीक है, 197 कम्युनिकेशन। बाद में इस कंपनी का नाम पेटीएम होगा, लेकिन फर्स्ट थिंग आप याद रखिएगा कि पेटीएम का अगर प्रीवियस नाम पूछ लेता है तो आप 197 कम्युनिकेशन बताएंगे। और 197 कंपनी मैं बार बार कहता रहता हूँ करंट अफेयर के सेशन में, 197 कम्युनिकेशन कंपनी बेसिकली वर्क इन रिचार्ज प्रोसेस, ठीक है, केवल रिचार्ज प्रोसेस के लिए काम करती थी। पहले हम लोग सिमों के लिए रिचार्ज वगैरह करते थे, तो ऐसी कंपनी यहाँ से टेंडर वगैरह लेकर के सारा काम देखती थी 197 कम्युनिकेशन। ये प्रीवियस थी, वर्ष 2000 से पहले स्टैब्लिशमेंट हुआ था, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन आप कम से कम इतनी बात याद रखिएगा कि इससे पहले कंपनी पेटीएम से क्या नाम था, तो 197 कम्युनिकेशन के नाम से थी। आई होप यू अंडरस्टैंड, जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो 10 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा नीचे। और कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।